हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लैब इन्वेस्टिगेशन पार्ट में सीबीसी चैप्टर देखने वाले हैं। दोस्तों, कई बार हम लोग पेशेंट को ओपीडी, आईपीडी और आईसीयू लेवल पे ट्रीट करके वहाँ पे सबसे जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल रहता है वो सीबीसी रहता है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स जो है पेरीफेरी एरियाज में, रिमोट एरियाज में प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ पे भी सबसे जो बेसिक एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल है वो सीबीसी है दोस्तों। क्योंकि वहाँ पे हम लोग बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन वगैरह एडवाइस नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशंस वगैरह ये सब चीज़ें हमें ज़रा ध्यान में रख के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेट करनी पड़ती है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग सीबीसी में बहुत सारे ऐसे डिसीजेस है कि हम लोग वहाँ पे डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि पेशेंट का समझो न्यूट्रोफिल्स काउंट्स वगैरह बड़ा है तो हम लोग वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसी के साथ साथ समझो लिम्फोसाइट काउंट वगैरह कम है, इसको हम लोग वायरल इन्फेक्शन, ये जरा सा हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग कई बार एनीमियाज वगैरह जो है, मेगालोब्लास्टिक टाइप ऑफ एनीमिया है या पर्निशियस एनीमिया है या फिर वहाँ पे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, मतलब एनीमिया का टाइप्स वगैरह कौन सा है, ये सब चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे सीबीसी के वैल्यूज देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए हम लोग सीबीसी जो सबसे जो इंपॉर्टेंट एंड सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल है, इसी के साथ साथ हम लोग वहाँ पे कम से कम इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड रह के हम लोग पेशेंट की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वगैरह सेट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए सीबीसी जो है हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट ब्लड काउंट में उसके एक एक पैरामीटर और उसके साथ साथ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे उसका देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट ब्लड काउंट में सबसे जो पहला पैरामीटर है वो हीमोग्लोबिन है दोस्तों। ठीक है, हीमोग्लोबिन को हम लोग एचबी और एचबीजी डिनोट कर सकते हैं दोस्तों। हीमोग्लोबिन का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है सबसे जरा सा पहले देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन जो है हमारे बॉडी में प्रोटीन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, और ये प्रोटीन ऑक्सीजन को बाइंड करके ऑल ओवर बॉडी ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम है हीमोग्लोबिन का रहता है दोस्तों। ठीक है, ये कैसे फंक्शन करते हैं जरा से देख लेते हैं अभी हम लोग यहाँ पे दोस्तों। जो हीमोग्लोबिन है ना, ऑक्सीजन को बाइंड करके हमारे बॉडी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में, कौन से फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में ऑल ओवर बॉडी ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम है हीमोग्लोबिन का रहता है दोस्तों। ठीक है, समझो वहाँ पे हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे ब्लड में कम है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे ब्लड में कम है तो जाहिर सी बात है कि हमारे ऑल ओवर बॉडी ऑर्गन को जो सेल्स, टिश्यूज वगैरह है उनको ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं होता। इसलिए ऐसे सीवियर कैटेगरी में पेशेंट को ब्रेथलेसनेस, फटीग वगैरह ये सब सिम्टम्स वगैरह वहाँ पे दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों हमारे बॉडी में? दिस इज अ प्रोटीन इन योर ब्लड दैट होल्ड्स द ऑक्सीजन। ठीक है, क्या ये प्रोटीन है और ये क्या ऑक्सीजन को होल्ड करके ऑल ओवर बॉडी ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम रहता है दोस्तों इसका। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज वगैरह हम लोगों को पता रहने चाहिए। ठीक है, कुछ दिनों पहले हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हम इंडिया में सर्वे हुआ था दोस्तों। ठीक है, उनके सर्वे के मुताबिक हमारे जो मैक्सिमम फीमेल्स जो है ना, मैक्सिमम फीमेल्स एनीमिया कैटेगरी में आती है। वहाँ पे भी सबसे जो इंडिया में सबसे जो पॉपुलर है, मोस्ट कॉमन है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इंडिया में कॉमन है फ्रेंड्स, यहाँ पे फीमेल में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट फीमेल्स का पोर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसी के साथ साथ पोर डाइटरी रेजिमेंट वगैरह इस सब चीज़ों की वजह से वहाँ पे फीमेल्स जो है मैक्सिमम फीमेल्स आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कैटेगरी में आती है दोस्तों। ठीक है, सो जरा से ये सब चीज़ें भी हम लोगों को जरा सा ध्यान में रखना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, इस पर अभी हम लोग यहाँ पे नॉर्मल रेंज देख लेते हैं। इसमें नॉर्मल रेंज के हिसाब से हम लोग वहाँ पे आगे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर टाइप ऑफ एनीमिया वगैरह ये सब चीज़ें भी हम लोग वहाँ पे देखेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नॉर्मल रेंज मेल में देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मेल में 13 to 18 ग्राम पर DL जो है नॉर्मल रेंज आता है मेल में। ठीक है, बाद में फीमेल्स में क्या है? 12 to 16.5 ग्राम पर DL है फीमेल में, ये नॉर्मल कैटेगरी आती है हीमोग्लोबिन की। ठीक है, इसी के साथ साथ प्रेगनेंसी में भी हम लोगों को पता रहनी चाहिए कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। यहाँ पे दोस्तों 11 to 14 ग्राम पर DL ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल रेंज आती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हीमोग्लोबिन समझो नॉर्मल रेंज से कम है। इफ हीमोग्लोबिन लेस देन नॉर्मल रेंज इट कॉल्ड एज एनीमिया। ठीक है, इसको हम लोग एनीमिया कैटेगरी में डालते हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एनीमिया की हमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरी भी पता रहनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वगैरह हम लोग उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनीमिया समझो माइल्ड कैटेगरी एनीमिया कौन से जरा सा देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी क्या है? माइल्ड एनीमिया। दोस्तों माइल्ड एनीमिया जो है अप टू 10 ग्राम पर DL तक ये हीमोग्लोबिन जो है अप टू 10 ग्राम पर DL तक ये नॉर्मल, हम लोग ये एनीमिया जो है माइल्ड एनीमिया कैटेगरी में डालते हैं दोस्तों। ठीक है, समझो हीमोग्लोबिन मेल में 13 से कम है और 10 के ऊपर है, समझो 10 to 13 में के बीच में हीमोग्लोबिन है मेल में,
तो इसको हम लोग ये माइल्ड एनीमिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल समझो पेशेंट का हीमोग्लोबिन मेल में 11 है, तो ये कौन से माइल्ड एनीमिया कैटेगरी में जाते हैं दोस्तों, ठीक है। उसका दोस्तों जैसे माइल्ड एनीमिया की ट्रीटमेंट क्या करते हैं, फिर माइल्ड एनीमिया में हम लोग ओरल पेशेंट को जो ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन है, विटामिन B12 के सप्लीमेंटेशन वगैरह, ये हम लोग ओरल पेशेंट को दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब यहाँ पे ओरली पेशेंट को टैबलेट्स वगैरह एडवाइस करना रहता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन वगैरह पेशेंट को देना रहता है। इसी के साथ साथ पेशेंट को जो है डाइटरी रेजिमेंट वगैरह, ठीक है, डाइटरी रेजिमेंट वगैरह पेशेंट को भी जरा सा एडवाइस करना पड़ता है कि पेशेंट को बीट, गाजर, ये सब चीज़ें वगैरह पेशेंट को खाने के लिए जरा सा हमें मोटिवेट करना रहता है दोस्तों ऐसे केसेस में माइल्ड कैटेगरी में, ठीक है। सो माइल्ड एनीमिया के कैटेगरी में हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या सेट करनी रहती है, यहाँ पे ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन, इसी के साथ साथ पेशेंट को डाइटरी रेजिमेंट वगैरह ये सब चीज़ें पेशेंट को एडवाइस करना रहता है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया माइल्ड कैटेगरी टाइप ऑफ एनीमिया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं मॉडरेट टाइप ऑफ एनीमिया, ठीक है। मॉडरेट एनीमिया में क्या होता है दोस्तों, अप टू 8 ग्राम पर DL तक जो है हीमोग्लोबिन, उसको हम लोग मॉडरेट टाइप ऑफ एनीमिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल समझो पेशेंट का हीमोग्लोबिन 8 से 10 के बीच में है, ठीक है। हीमोग्लोबिन समझो पेशेंट का 8 से 10 के बीच में है, तो इसको हम लोग ये मॉडरेट टाइप ऑफ एनीमिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल समझो पेशेंट का मेल में हीमोग्लोबिन समझो 9 है, तो ऐसे केसेस में हम लोग ये माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया कैटेगरी में डालते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मॉडरेट एनीमिया के कैटेगरी के जो पेशेंट है उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कई बार हम लोगों को पेशेंट को इंजेक्टेबल फॉर्म में आयरन सप्लीमेंटेशन, विटामिन B12 के इंजेक्शन वगैरह, ये सब चीज़ें हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में देना रहता है दोस्तों, ठीक है। सो यहाँ पे मॉडरेट टाइप ऑफ एनीमिया में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो गई, यहाँ पे हम लोगों को इंजेक्टेबल फॉर्म में आयरन सप्लीमेंटेशन, इसी के साथ साथ B12 के इंजेक्शंस वगैरह, ये पेशेंट को कौन से एनीमिया है, कौन सी कैटेगरी है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे इंजेक्टेबल्स वगैरह दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सो यहाँ पे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो गई मॉडरेट टाइप ऑफ एनीमिया की, इंजेक्टेबल फॉर्म में हमें आयरन सप्लीमेंटेशन वगैरह पेशेंट को देने रहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हो गया मॉडरेट टाइप ऑफ एनीमिया। अभी हम लोग दोस्तों देख लेते हैं सीवियर टाइप ऑफ एनीमिया। दोस्तों सीवियर एनीमिया किसे कहते हैं, जो समझो हीमोग्लोबिन लेस देन 7 ग्राम पर DL, ठीक है। जिस पेशेंट में हीमोग्लोबिन समझो 7 के नीचे है, ठीक है, हीमोग्लोबिन 7 के नीचे है, तो ऐसे केसेस में हम लोग ये सीवियर एनीमिया कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। समझो फॉर एग्जांपल ऐसे सीवियर कैटेगरी के जो एनीमिया रहते हैं दोस्तों, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमें हिस्ट्री टेकिंग लेनी चाहिए कि पेशेंट को बॉडी में से कहीं से ब्लीडिंग वगैरह हो रही है क्या, या फिर वहाँ पे हेवी RBC का ब्रेकडाउन वगैरह हो रहा है क्या, इसलिए पेशेंट को हिमोरॉइड्स, इसी के साथ साथ GI ब्लीडिंग के कुछ कंप्लेंट्स वगैरह है क्या, GI ब्लीडिंग के कुछ एपिसोड्स है क्या, इसी के साथ साथ पेशेंट को समझो रिसेंट हिस्ट्री में मलेरिया वगैरह कुछ हिस्ट्री वगैरह है क्या, ये सब चीज़ें वगैरह पेशेंट को हम लोगों को जरा से हिस्ट्री टेकिंग में प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा मतलब सीवियर कैटेगरी में आता है, बहुत ही ज़्यादा कम है ऐसे केसेस में। सो दोस्तों यहाँ पे हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हमें RBC रिप्लेसमेंट्स वगैरह, मतलब वहाँ पे ट्रीटमेंट में क्या है, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह देना पड़ता है दोस्तों ऐसे केसेस में, ठीक है। समझो हीमोग्लोबिन 7 के नीचे है, तो आइडियल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वहाँ पे हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह पेशेंट को देना चाहिए दोस्तों ऐसे में, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी पेशेंट को एक्सेल वॉल्यूम है, इसी के साथ साथ होल ब्लड है, ये सब चीज़ें वगैरह हमें पेशेंट को ये एडवाइस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सो ऐसे केसेस में सीवियर एनीमिया के कैटेगरी के पेशेंट जो है ऐसे हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वगैरह सेट करनी रहती है ऐसे दोस्तों, ठीक है। सो यहाँ पे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर टाइप ऑफ एनीमिया हम लोगों को जरा सा इसके कैटेगरी पता रहनी चाहिए, क्योंकि इसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वगैरह सेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हो गया एनीमिया के कैटेगरी एंड उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वगैरह, ठीक है। अभी हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। समझो हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, ठीक है। समझो हीमोग्लोबिन कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि हीमोग्लोबिन पेशेंट का 16, 17 वगैरह ऐसे दिखाई दे सकते हैं, और हम लोग वहाँ पे उसको नेगलेक्ट करके छोड़ भी देते हैं, लेकिन जरा से उसमें ऐसे पेशेंट में जरा सा एक हिस्ट्री टेकिंग लेनी रहती है दोस्तों, ठीक है। सो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं दोस्तों, इफ़ हीमोग्लोबिन ग्रेटर देन नॉर्मल रेंज, ठीक है, इफ़ हीमोग्लोबिन ग्रेटर देन नॉर्मल रेंज, इसको हम लोग पॉलीसाइथेमिया कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये पॉलीसाइथेमिया क्या है जरा सा देख लेते हैं अभी। पॉलीसाइथेमिया वेरा अ ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है, क्या है अ ब्लड डिसऑर्डर इन विच योर बोन मैरो मेक्स टू मेनी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। क्या है पॉलीसाइथेमिया वेरा एक ब्लड डिसऑर्डर है दोस्तों। इसमें क्या होता है, हमारे जो बोन मैरो है ना, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ RBCs वगैरह कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग पॉलीसाइथेमिया वेरा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ऐसा कई बार ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जरा सा हम लोगों को पेशेंट को लंग कुछ डिसीजेस वगैरह है क्या, ये सब चीज़ें वगैरह जरा सा हमें डायग्नोस करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, हमारी बॉडी में समझो जब भी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठीक है, हमारे समझो बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, हाइपोक्सिया ट्रीट करने के लिए हमारे बॉडी नेचुरली क्या करती है, RBC का प्रोडक्शन बढ़ा देती है, क्योंकि वहाँ पे हमें
ऑक्सीजन की डिमांड फुलफिल करनी रहती है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार बोन मैरो हमें आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देती है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसी केसेस में कभी भी हमने समझो हाइपोक्सिया कंडीशन वगैरह है, तो ऐसी केसेस में वगैरह जरा से ये आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ऐसी केसेस में हम लोग वहाँ पे ये पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन वहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो ऐसी केसेस में लंग डिसीजेस में कई ये COPD है, इसी के साथ साथ जरा सा जो पेशेंट क्रोनिक एस्थमेटिक वगैरह है, ऐसे केसेस में जरा से हम लोगों को जरा सा ये डिसीजेस वगैरह जरा से ध्यान में रखने चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ साथ कई बार जो लोग ऊंचे पासे पर्वत पे या माउंट पे वगैरह जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऐसी कंडीशन में भी हाई एल्टीट्यूड में भी क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी ये हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे ब्लड में ज़्यादा दिखाई देती है दोस्तों, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड पे भी हमारे बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और ये हीमोग्लोबिन की मात्रा वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देने लगती है दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ साथ कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से वगैरह भी ये हीमोग्लोबिन ज़्यादा दिखाई दे सकता है ऐसे ब्लड में दोस्तों, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया वेरा, ठीक है। ये डिसऑर्डर भी हम लोगों को जरा सा पता रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये हो गया हीमोग्लोबिन का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अभी हम लोग CBC में व्हाइट ब्लड सेल्स देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों हम लोग WBC व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम डिफाइन करती है, इसलिए हम लोग उसको स्कैवेंजर्स भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझो हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन वगैरह है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो हमारी बॉडी क्या करती है, व्हाइट ब्लड सेल्स को प्रोडक्शन करती है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल का प्रोडक्शन करती है और वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए वहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे दोस्तों, ठीक है। ये इसका WBC का काम रहता है दोस्तों, व्हाइट ब्लड सेल का काम रहता है कि वो बैक्टीरिया को किल करना, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे उसके नॉर्मल रेंज, इसके साथ साथ उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वगैरह क्या है, उसका इंटरप्रिटेशंस वगैरह क्या क्या करना है, ये जरा सा अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे WBC, इसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। इट ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो क्या करते हैं ल्यूकोसाइट्स, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम डिफाइन करती है दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ साथ वेरियस टाइप्स ऑफ WBCs वगैरह भी है, जिसमें हम लोग न्यूट्रोफिल्स वगैरह है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइटिक काउंट्स में वगैरह हम लोग वहाँ पे आगे चल के देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे टोटल ल्यूकोसाइटिक काउंट्स जो है उसका नॉर्मल रेंज हम लोगों को सबसे पहले पता रहना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे टोटल ल्यूकोसाइटिक काउंट मतलब TLC, ठीक है। जैसे कि हम लोग कई रिपोर्ट्स में देख लेते हैं कि TLC काउंट्स कई बार ज़्यादा हो जाता है, 15,000 20,000 वगैरह। वैसे पेशेंट की सिवियरिटी इंडिकेट करती है, मतलब वहाँ पे पेशेंट का कितना सेप्टिक में है, पेशेंट कितना सेप्टिसेमिक शॉक में है, या फिर वहाँ पे पेशेंट का इन्फेक्शन वगैरह कितने ज़्यादा है, ये सब ज़रा से वैल्यू इंडिकेट करती है दोस्तों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो पेशेंट का जो TLC काउंट है वो 22,000 वगैरह है और पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट है, रेस्पिरेटरी उसको पेशेंट को कफिंग में वगैरह प्रॉब्लम है, तो ये जनरली पेशेंट कैसे रहते हैं, न्यूमोनाइटिस वगैरह ऐसे पेशेंट्स वगैरह रहते हैं। तो यहाँ पे ये WBC काउंट्स वगैरह उसका क्या है, नॉर्मल रेंज जो कितना ज़्यादा है इसकी सीवियरिटी इंडिकेट करती है दोस्तों, ठीक है। इसलिए ज़रा सा हम लोगों को ये नॉर्मल रेंज पता रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे TLC जो है उसका नॉर्मल रेंज क्या है, 4,000 to 11,000 सेल्स पर mm, ठीक है। इतना है ये इसका नॉर्मल रेंज है, ठीक है। कितना है, 4,000 to 11,000 पर सेल्स mm, ये इसका नॉर्मल रेंज है दोस्तों, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझो WBC काउंट्स समझो 11,000 से ज़्यादा है, इस कंडीशन को हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस करते हैं। इनके समझो टोटल WBC काउंट जो है 4,000 से कम है, तो इस कंडीशन को हम लोग ल्यूकोपनिया कहते हैं, ठीक है। जो हम लोग ये आगे देखने वाले दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसका नॉर्मल रेंज अगर हम लोगों को जरा सा पता रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अभी इसका इंटरप्रिटेशन कैसे कैसे करना जरा सा देख लेते हैं। समझो यहाँ पे WBC काउंट जो है 11,000 से ज़्यादा है, जिसके हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि WBC काउंट समझो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन को हम लोग ये ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। तो इसका मतलब ये रहता है कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हमारे बॉडी में होने के चांसेस रहते हैं। इसके कौन से कंडीशन में ये ल्यूकोसाइटोसिस दिखाई देता है जरा सा हम लोग देख लेते हैं। कई बार समझो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह है, जैसे स्टेफिलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह है, ये कई सारे इन्फेक्शंस वगैरह हमारी बॉडी में समझो इन्फेक्शंस वगैरह को किसी रूट थ्रू इन्फेक्शंस वगैरह हमारे बॉडी में हो गया, तो इसी कंडीशन में क्या होती है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, बोन मैरो एक्स्ट्रा WBC का प्रोडक्शन करती है दोस्तों, ठीक है। WBC का प्रोडक्शन एक्स्ट्रा करके वहाँ पे बैक्टीरिया को किल करने का काम रहता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसी के हिसाब से कितने ज़्यादा WBCs बढ़े हैं, इसके हिसाब से ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे ये वैल्यू उसकी ज़्यादा बढ़ती है WBC की। तो यहाँ पे हम लोगों को जरा सा सिवियरिटी वगैरह है, सेप्टिसेमिया के जो
टाइप्स वगैरह है, इसके साथ साथ पेशेंट सर्च क्राइटेरिया वगैरह, ये सब चीज़ें वगैरह भी हम लोग वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि वहाँ पे पेशेंट की सीवियरिटी कितनी है, ये सब वहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ साथ कई बार ल्यूकेमियाज वगैरह है, मतलब ल्यूकेमियाज का टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है। ऐसे ब्लड कैंसर में भी यहाँ पे WBC काउंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। मतलब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हमारे बोन मैरो है ना, बोन मैरो अबनॉर्मली लार्ज नंबर ऑफ WBCs प्रोडक्शन करती है दोस्तों। ठीक है, अबनॉर्मली लार्ज नंबर ऑफ WBCs वगैरह प्रोडक्शन करती है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग ल्यूकेमियाज वगैरह कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको समझने के लिए जरा सा एक अच्छी तरह से एक केस डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमारे ओपीडी में एक पेशेंट आई थी, फीमेल पेशेंट थी, 42 ईयर्स की। उसकी चीफ कंप्लेंट्स थी पेशेंट को हेडेक है, नॉशिया है, इसी के साथ साथ लॉस ऑफ एपेटाइट है, जनरलाइज्ड वीकनेस वगैरह है, ये सब कंप्लेन वगैरह लेके पेशेंट हमारे पास आई थी दोस्तों। ठीक है, तो हम लोगों ने उसके रूटीन एक CBC और यूरिन रूटीन वगैरह करवा लिया था दोस्तों। ठीक है, हम लोगों ने रूटीन CBC इन्वेस्टिगेशन किया था। उसके WBC काउंट्स CBC में कितने आए थे, उसके WBC काउंट्स 82,000 WBC काउंट्स आए थे दोस्तों। ठीक है, मतलब टोटल ल्यूकोसाइटिक काउंट्स का जो रेंज था इस पेशेंट का 82,000 आया था दोस्तों। ठीक है, जरा सा हम लोगों ने उसको फिर से उसके सैंपल वगैरह लेके रीचेकिंग वगैरह करवा लिए, तो फिर भी उसके काउंट्स वगैरह उसके 82,000 मतलब हाई रेंज में ही उसके टोटल ल्यूकोसाइटिक काउंट्स वगैरह थे। तो हम लोगों ने पैथोलॉजिस्ट से कंसल्ट वगैरह की, पैथोलॉजिस्ट ने वगैरह जरा सा अच्छी तरह से उसको अच्छी तरह से इवेल्युएट वगैरह किया, तो ये पेशेंट क्या क्रोनिक मायोलाइड ल्यूकेमिया की डायग्नोस हो गई दोस्तों। ठीक है, ये डिसीज कौन सा, क्रोनिक मायोलाइड ल्यूकेमिया, मतलब यहाँ पे ब्लड कैंसर जो है पेशेंट को बहुत दिनों से ब्लड कैंसर की पेशेंट है दोस्तों। ये उस दिन हमें ओपीडी में हम लोगों ने पेशेंट को मतलब एक CBC के वैल्यू पे ही ये डायग्नोस हो गया दोस्तों। ठीक है, मतलब उसके लिए हम लोगों ने उसको आप पेशेंट को अच्छी तरह से ऐसे पेशेंट में जरा सा काउंसलिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से करके उसको आगे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास वगैरह जरा सा फर्दर मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने रेफर किया दोस्तों। ठीक है, तो ये कई बार ऐसी है जो ल्यूकेमियाज वगैरह है एक्सीडेंटली हम लोग ये रूटीन कंप्लीट ब्लड काउंट में वगैरह भी है हम लोगों को जरा सा पता चल सकता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए उसका रेंज वगैरह हम लोगों को ये पता रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ऐसे ल्यूकेमियाज के पेशेंट वगैरह है, क्रोनिक मायोलाइड ल्यूकेमिया, इसके साथ साथ एक्यूट मायोलाइड ल्यूकेमिया वगैरह, ये क्या है टाइप ऑफ ब्लड कैंसर्स है। ये फ्रेंड्स यहाँ पे CBC के वैल्यू में टोटल ल्यूकोसाइटिक काउंट्स पे डिपेंड करते हैं, मतलब टोटल ल्यूकोसाइटिक काउंट्स वगैरह बड़े हैं तो ये डिसीज वगैरह जरा से हम लोगों को एक्सीडेंटली डायग्नोस हो जाते हैं दोस्तों ऐसे कई बार। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को ये ल्यूकेमियाज वगैरह में भी ल्यूकोसाइटोसिस दिखाई देता है दोस्तों। इसी के साथ साथ समझो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन जैसे कि हम लोग बैक्टीरियल है, फंगल इन्फेक्शन वगैरह है, इसके साथ साथ फंगल इन्फेक्शन, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह, ऐसे बहुत सारे केसेस में वगैरह ये इन्फेक्टिव फोका में जैसे कि स्किन इन्फेक्शन है, कई बार यूरिन इन्फेक्शन वगैरह है, ऐसे केसेस में भी कोई भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में है तो ये ल्यूकोसाइटोसिस वगैरह हम लोगों को जरा सा दिखाई दे सकता है। जनरली मैक्सिमम केसेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये ल्यूकोसाइटोसिस वगैरह दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, बाद में आते हैं समझो स्मोकिंग वगैरह, जैसे कि क्रोनिक स्मोकर्स वगैरह रहते हैं, ऐसे केसेस में भी क्रोनिक स्मोकर्स में भी हमारी बॉडी बोन मैरो क्या करते हैं एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ WBCs वगैरह करती है, तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है दोस्तों ये ल्यूकोसाइटोसिस वगैरह ऐसे केसेस में दिखाई दे सकता है दोस्तों। ठीक है, बाद में देख लेते हैं समझो क्रोनिक इन्फ्लामेशंस जो है इज कॉज्ड बाय इंजुरीज, आर्थराइटिस और अदर इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, ऐसे केसेस में भी ये ल्यूकोसाइटोसिस वगैरह दिखाई दे सकता है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ साथ समझो अभी हम लोग देख लेते हैं ल्यूकोपेनिया क्या है दोस्तों। कई बार क्या होता है हमारे जो टोटल WBC काउंट्स वगैरह है 4,000 से कम रेंज में दिखाई देते हैं दोस्तों। ठीक है, CBC में जो टोटल ल्यूकोसाइटिक काउंट्स है 4,000 से समझो कम दिखाई देता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये ल्यूकोपेनिया कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग ल्यूकोपेनिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जनरली ल्यूकोपेनिया जो है कई बार ये वायरल इन्फेक्शन में, इसी के साथ साथ कुछ कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड बोन मैरो डिसऑर्डर्स, इसी के साथ साथ डेंगू फीवर वगैरह में ऐसे केसेस में भी ये ल्यूकोपेनिया दिखाई देता है दोस्तों। कई बार मैक्सिमम केसेस में क्या होता है समझो ये 4,000 से कम वगैरह TLC काउंट देता है तो हम लोग वायरल इन्फेक्शन वगैरह पेशेंट को हो सकता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है दोस्तों हमारे बोन मैरो को एक वायरल इन्फेक्शन से क्या होता है बोन मैरो सप्रेस हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन से क्या होता है बोन मैरो सप्रेस हो जाती है और वहाँ पे WBC का काउंट वगैरह भी हमें कम दिखाई देता है नॉर्मल रेंज से। ठीक है, इसको हम लोग ये पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन वगैरह कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि डेंगू फीवर में भी कई बार ये हमें वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये प्लेटलेट्स के साथ साथ WBC काउंट्स में भी कम दिखाई देते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ साथ कई बार क्या होता है दोस्तों हम लोग जो पेशेंट को कीमोथेरेपी वगैरह देते हैं, ऐसे कीमोथेरेपी इंड्यूस वगैरह जो पेशेंट है उनमें भी कीमोथेरेपी इंड्यूस बोन मैरो भी कई बार सप्रेस हो जाता है दोस्तों। ऐसे केसेस में भी कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट को क्या होता है दोस्तों ये WBC काउंट वगैरह टोटल ल्यूकोसाइटिक काउंट यहाँ पे नॉर्मल से कम दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है,
ऐसी कंडीशन को हम लोग ल्यूकोपेनिया कहते हैं। दोस्तों ऐसे ल्यूकोपेनिया के जो पेशेंट्स है, इसी के साथ साथ समझो कीमोथेरेपी इंड्यूस जो ल्यूकोपेनिया वगैरह है, ऐसी केसेस में एक इंजेक्शन आता है दोस्तों, ठीक है। ये इंजेक्शन भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। इंजेक्शन एक फिलग्रास्टिम नाम का इंजेक्शन आता है दोस्तों, ठीक है। इंजेक्शन फिलग्रास्टिम, इंजेक्शन एक फिलग्रास्टिम नाम का एक इंजेक्शन आता है। ये 300 माइक्रोग्राम का रहता है दोस्तों, ठीक है। 300 माइक्रोग्राम का रहता है। ये सबक्यूटेनियसली हम लोग पेशेंट को देते हैं दोस्तों। ऐसे जो WBC जो कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वगैरह जो पेशेंट है उसका WBC काउंट कम रहता है, तो ऐसे केसेस में पेशेंट को इन्फेक्शंस वगैरह कई बार ना हो, इसी के साथ साथ पेशेंट को WBC काउंट्स वगैरह बढ़ाने के लिए हम लोग ये इंजेक्शन फिलग्रास्टिम देते हैं। ये 300 माइक्रोग्राम का रहता है, सबक्यूटेनियसली वगैरह पेशेंट को देना रहता है दोस्तों। ये इंजेक्शन क्या करता है दोस्तों, हमारे बोन मैरो को स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। बोन मैरो को स्टिमुलेट कर देता है ये WBC काउंट्स वगैरह बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो ये फिलग्रास्टिम क्या करते हैं, बोन मैरो को स्टिमुलेट करके WBC का काउंट बढ़ाने का काम करता है दोस्तों। ये हम लोग ऐसे केसेस में वगैरह इंजेक्शन फिलग्रास्टिम वगैरह ऐसे केसेस में हम लोग दे सकते हैं दोस्तों, ये ल्यूकोपेनिया हमें ओवरकम करने के लिए, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे ल्यूकोपेनिया। अभी हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइटिक काउंट्स, जैसे कि हम लोग TLC देख लिए, उसका नॉर्मल रेंज 4000 से 11000 है। इसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन वगैरह क्या क्या करना है ये भी हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइटिक काउंट्स देख लेते हैं। मतलब वहाँ पे जो WBC के जो टाइप्स है, न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, इओसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स वगैरह है, इसका भी जरा सा इंटरप्रिटेशन हम लोगों को पता रहना चाहिए दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल समझो न्यूट्रोफिल्स काउंट्स बड़े हैं या कम है, उसको कंडीशन को क्या कहते हैं और कौन से कंडीशन में वगैरह है, ये सब चीज़ें भी हम लोगों को पता रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइटिक काउंट्स में सबसे पहले अभी हम लोग देख लेते हैं न्यूट्रोफिल्स। दोस्तों न्यूट्रोफिल्स का नॉर्मल रेंज कितना रहता है, ये 40 to 70% है, ठीक है। इसका न्यूट्रोफिल्स का नॉर्मल रेंज कितना है, 40 to 70% है दोस्तों। ये टोटल ल्यूकोसाइटिक काउंट्स को जैसे कि हम लोगों ने स्कैवेंजर्स कहा था, ये स्कैवेंजर्स में सबसे जो मेन रहता है दोस्तों ये न्यूट्रोफिल्स रहता है, ठीक है। ये न्यूट्रोफिल्स क्या करता है दोस्तों, हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हम लोग हुआ है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है दोस्तों, ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमारी बॉडी में क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स का काउंट्स वगैरह बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे केसेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन में वगैरह ये न्यूट्रोफिल्स काउंट जो है बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। सो न्यूट्रोफिल्स काउंट जो कहते हैं नॉर्मल रेंज 40 to 70% है दोस्तों। यहाँ पे इस समझो न्यूट्रोफिल्स काउंट 70% से ज़्यादा है, इस कंडीशन को हम लोग न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। इसको हम लोग कौन सा कहते हैं, न्यूट्रोफिलिया, ठीक है। ये ना एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह में ऐसे केसेस में न्यूट्रोफिलिया वगैरह दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। लो लेवल्स ऑफ न्यूट्रोफिल इट्स कॉल्ड एज न्यूट्रोपेनिया, ठीक है। समझो ये 40% से कम है न्यूट्रोफिल्स, तो इस कंडीशन को न्यूट्रोपेनिया कहते हैं दोस्तों, ठीक है। न्यूट्रोपेनिया जनरली ये समझो इम्यून सिस्टम वीकनेस वगैरह है, वायरल इन्फेक्शन वगैरह ऐसे केसेस में वगैरह हमारे बॉडी में न्यूट्रोपेनिया वगैरह दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम डिफाइन करती है दोस्तों न्यूट्रोफिल्स वगैरह, ठीक है। इट इज एन न्यूट्रोपेनिया कहाँ पे दिखाई देता है, इम्यून सिस्टम वीकनेस एंड बॉडी आर लेस एबल टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट बैक्टीरिया वायरसेस इन्फेक्शंस। जैसे कि हम लोग बॉडी समझो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, वहाँ पे बैक्टीरिया को किल करने के लिए समझो वहाँ पे वायरल इन्फेक्शंस वगैरह है, तो ऐसे कंडीशन पे ये न्यूट्रोपेनिया वगैरह दिखाई दे सकता है दोस्तों, ठीक है। ये है उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। बाद में देख लेते हैं अभी दोस्तों लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कितने रहते हैं दोस्तों, नॉर्मल रेंज 20 to 40% रहते हैं दोस्तों, ठीक है। लिम्फोसाइट कितना नॉर्मल रेंज 20 to 40%। इट इंडिकेट्स बॉडी डीलिंग विथ एन इन्फेक्शन, ठीक है। इट इंडिकेट्स बॉडी डीलिंग विथ एन समझो लिम्फोसाइट काउंट समझो 40% से ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं दोस्तों, ठीक है। कई बार क्या होता है समझो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जो रहते हैं, समझो रोमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह ऐसे केसेस वगैरह रहते हैं ना, ऐसे कंडीशन में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में लिम्फोसाइटिक काउंट्स बढ़ जाता है दोस्तों ऐसे केसेस में, ठीक है। सो ये लिम्फोसाइटोसिस क्या इंडिकेट करती है, बॉडी डीलिंग विथ एन इन्फेक्शन और अदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जैसे कि रेज्ड इन क्रोनिक इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी, ठीक है। जनरली क्या होता है ऐसे केसेस में इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जो है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऐसे केसेस में इसी के साथ साथ समझे क्रोनिक जो इन्फेक्शन है ट्यूबरक्लोसिस के, लेप्रेसी के, ऐसे केसेस में भी ये लिम्फोसाइटिक काउंट्स वगैरह बढ़ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इसका। इसी के साथ साथ समझो लो लिम्फोसाइटिक काउंट्स वगैरह है, लो लिम्फोसाइटिक काउंट्स को हम लोग लिम्फोसाइटोपेनिया कहते हैं दोस्तों। समझो यहाँ पे लिम्फोसाइटिक काउंट्स 20% से कम है, तो इस कंडीशन को हम लोग लिम्फोसाइटोपेनिया कहते हैं दोस्तों, ठीक है। समझो लिम्फोसाइटोपेनिया वगैरह मैक्सिमम केसेस जो है वायरल इन्फेक्शंस को रहते हैं दोस्तों। वायरल इन्फेक्शन के पेशेंट में वगैरह लिम्फोसाइटिक काउंट्स वगैरह कम रहता है दोस्तों ऐसे केसेस में, ठीक है।
हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स वगैरह है जो सीजनल वायरल इन्फेक्शंस के वगैरह जो पेशेंट रहते हैं, उनमें मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एक सीबीसी एडवाइस कर देता हूँ, ठीक है, सीबीसी विद सीआरपी वगैरह एडवाइस कर देता हूँ। ऐसे केसेस में क्या होता है दोस्तों, वायरल इन्फेक्शन के पेशेंट में न्यूट्रोफिल का काउंट तो नॉर्मल रहता है, ठीक है, न्यूट्रोफिलिक काउंट्स नॉर्मल रहता है, लेकिन लिम्फोसाइटिक काउंट्स कम होता है ऐसे केसेस में, 20 से समझो कम है, समझो लिम्फोसाइटिक काउंट 14 वगैरह है और न्यूट्रोफिल काउंट्स नॉर्मल है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग वायरल इन्फेक्शन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे वायरल इन्फेक्शन में वगैरह लिम्फोसाइटिक काउंट कम होते हैं, तो हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में भी वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए उसी हिसाब से करनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। सो लो लिम्फोसाइटिक काउंट कॉल्ड एज लिम्फोसाइटोपेनिया, इट इंडिकेट्स वायरल इन्फेक्शन। ये सब चीज़ें जरा सा ध्यान में रखना दोस्तों, ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको कोई बताएगा नहीं कि सीबीसी के वैल्यू पे डिफाइन करके पेशेंट को ट्रीट वगैरह कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग समझो देखा कि यार न्यूट्रोफिलिक काउंट्स ज़्यादा है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और समझो न्यूट्रोफिलिक काउंट्स नॉर्मल है और इसके साथ साथ समझो ये लिम्फोसाइटिक काउंट कम है, इस कंडीशन को हम लोग ये वायरल इन्फेक्शन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ कई बार समझो एटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, लाइक ल्यूपस, सिस्टमिक लूपस एरिथ्मेटस, जैसे कि एसएलई वगैरह है। इसी के साथ साथ कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, ठीक है, मतलब एक्यूट इन्फेक्शंस वगैरह, मतलब ट्यूबरकुलोसिस की वगैरह है। इसके साथ साथ एड्स है, इसके साथ वायरल हेपेटाइटिस वगैरह जो है, ऐसी केसेस में भी ये क्या होता है दोस्तों, ये लिम्फोसाइटिक काउंट्स वगैरह कम दिखाई देने लगता है, लिम्फोसाइटोपेनिया कहते हैं दोस्तों, ठीक है। समझो एक्यूट कंडीशन में है, इन्फेक्शियस डिसीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस वगैरह है, ऐसे केसेस में भी जरा सा कम रहता है। लेकिन समझो क्रोनिक इन्फेक्शन से टीबी के वगैरह, तो ऐसे केसेस में ये लिम्फोसाइटिक काउंट्स ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। ये जरा सा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स यहाँ पे देख लेना दोस्तों, ठीक है। सो ऐसे केसेस में ये जरा सा लिम्फोसाइटिक काउंट्स वगैरह कम रहता है, तो मैक्सिमम जो हमारे पास मैक्सिमम जो पेशेंट आते हैं वो वायरल इन्फेक्शन के रहते हैं दोस्तों, ठीक है। समझिए लिम्फोसाइटिक काउंट्स वगैरह जैसे केसेस में कम रहता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन वगैरह है, ठीक है। हम लोग आगे अभी बढ़ते हैं दोस्तों, ये लिम्फोसाइटिक काउंट होने के बाद अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये इओसिनोफिल्स काउंट्स देख लेते हैं, ठीक है। इओसिनोफिल्स काउंट्स कितना है दोस्तों, नॉर्मल रेंज 2 to 4% वगैरह है, ठीक है दोस्तों। इओसिनोफिलिक काउंट्स जो है ये 2 to 4% है नॉर्मल रेंज में। जैसे कि इओसिनोफिल क्या इंडिकेट करता है हमारे बॉडी में, समझो कुछ एलर्जिक कंडीशंस वगैरह है, तो ऐसे एलर्जिक कंडीशंस में वगैरह क्या इओसिनोफिल्स काउंट्स वगैरह बढ़ जाते हैं दोस्तों, ऐसे ब्लड में हमारे, ठीक है, इओसिनोफिल्स काउंट्स वगैरह बढ़ जाते हैं। इसलिए कई बार हम लोग ये एब्सोल्यूट इओसिनोफिलिक काउंट्स वगैरह भी पेशेंट में, कई जो पेशेंट रहते हैं क्रोनिक कफ की कंप्लेन वगैरह लेके आते हैं, हम लोग उसके कुछ एलर्जिक कंडीशंस वगैरह हम लोग सबसे डिफाइन वगैरह करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये कई बार एब्सोल्यूट इओसिनोफिलिक काउंट्स वगैरह जरा से एलर्जिक कंडीशन डिफाइन करने के लिए कई बार ये ब्लड टेस्ट एडवाइस भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सो ये इओसिनोफिलिक काउंट्स क्या इंडिकेट करती है, इट इज रेज्ड इन एलर्जिक स्किन इन्फेक्शंस, वर्म इन्फेक्शंस, ट्रॉपिकल इओसिनोफिलिया वगैरह, ऐसे केसेस में ये जरा से हमें वैल्यू ये रेज दिखाई देती है इओसिनोफिल में, ठीक है। इओसिनोफिल्स जो काउंट रहते हैं नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग एलर्जी और फिर एलर्जिक स्किन डिसीजेस वगैरह ये हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कई बार वर्म इन्फेक्शंस वगैरह है, इसके ट्रॉपिकल इओसिनोफिलिया वगैरह है, ऐसे केसेस में जरा से ये दिखाई देता है दोस्तों ये, ठीक है। ये हो गया इओसिनोफिल्स का जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दोस्तों, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें या मोनोसाइट्स देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो मोनोसाइट्स है इसका नॉर्मल रेंज कितना है, 2 to 8% है, ठीक है। मोनोसाइट 2 to 8% से इट इज रेज्ड इन वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि दोस्तों लिम्फोसाइटिक काउंट कम हुआ तो इस कंडीशन में भी हम लोग वायरल इन्फेक्शन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ समझो लिम्फोसाइटिक काउंट्स के साथ साथ ये मोनोसाइट्स भी देखना है, समझो मोनोसाइट्स काउंट्स भी यहाँ पे 2 to 8%, मतलब वहाँ पे नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली वायरल इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को इलनेस है दोस्तों, ठीक है। ये जरा सा इसका मोनोसाइट्स का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है दोस्तों, ठीक है। बाद में देख लेते हैं बेसोफिल्स दोस्तों। ये बेसोफिल्स वगैरह जो है इसका नॉर्मल रेंज 0 to 1% है, ठीक है। समझो बेसोफिल्स का काउंट्स अगर समझो 10% वगैरह है, तो ऐसे केसेस क्या होते हैं दोस्तों, रेट इज रेज्ड इन ल्यूकेमियाज वगैरह, ठीक है। जिसके हम लोगों ने देखा कि बोन मैरो क्या करते हैं, आप नॉर्मल लार्ज नंबर ऑफ WBCs वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी ये ल्यूकेमियाज रहता है। इसके साथ साथ समझो बेसोफिल्स भी नॉर्मल रेंज से बढ़े तो ये डेफिनेटली कैसा रहता है, ऐसे पेशेंट्स में जरा सा ल्यूकेमिया वगैरह देखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वगैरह। इसलिए दोस्तों हम लोगों को चाहिए डिफरेंशियल ल्यूकोसाइटिक काउंट्स भी है, हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते सीबीसी पे, लेकिन ये फ्रेंड्स यहाँ पे समझो कई बार हम लोगों को सिर्फ सीबीसी पे पेशेंट को डायग्नोस करके लाइमर ट्रीटमेंट वगैरह देने रहती है, तो ये सब चीज़ों जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स का काउंट्स का जो
यहाँ पे सिग्निफिकेंस है ये हम लोगों को पता रहना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में कौन से ब्लड पैरामीटर से बढ़ जाते हैं, इसके हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वगैरह क्या करने हैं ये ज़रा सा हम लोगों को डिफाइन करने आना चाहिए दोस्तों। इसलिए हम लोगों को न्यूट्रोफिल काउंट्स बढ़ गया तो क्या कंडीशन हो सकती है, कम हुआ तो क्या कंडीशन हो सकती है, ये सब चीज़ें हम लोगों को ज़रा सा पता रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है।